हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का सेट 5 का पेपर। ठीक है। इसमें इसने बोला हुआ है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, बेसिकली बैलेंस करना है। ठीक है। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द कॉफिशिएंट। आपको पता है ये जिंक नाइट्रेट है, जिंक ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन है। ठीक है। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑक्सीजन कितना है। तो 2 और 2 4 और एक 5 है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसको पहले मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। ठीक है। ZnNO3 का होल ट्वाइस ठीक है। ये रिएक्शन लेड नाइट्रेट जैसा ही है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इवन बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। इस हिसाब से जिंक भी चेंज हो गया है। यहाँ पर हम जिंक के लिए भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जिंक 2 हो गया है, यहाँ पर भी जिंक 2 हो गया है। ठीक है ना। अब अगर हम नाइट्रोजन काउंट करेंगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। और ये हमारा रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। अगर आप काउंट करोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम इक्वल है। ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, और जेड की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है इससे मिलता जुलता वो है सी ऑप्शन, 2 2 4। अब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन, और ये इसने कहा है कि साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि तीनों रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर यही एक रिएक्शन है जो रेडॉक्स भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि उसने बोला रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें इसने कहा है कि द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। ठीक है ना। जो हमारा दांत होता है उसके अंदर जो सॉल्ट मौजूद रहता है बेसिकली, ठीक है ना, वो रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। तो ऑप्शन ए है। फिर कह रहा है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। तो न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होता है वो 7 होता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें इसने कहा एक मेटल एक्स है जो कि थर्मिट प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। व्हेन एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपको पता है एम्फोटेरिक के लिए हमारा जो है यहाँ पर वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। तो 5th वाले का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड थर्मिट रिएक्शन में इस्तेमाल भी होता है। ठीक है ना। थर्मल रिएक्शन जिसमें बहुत सारा हीट रिलीज होता है जो कि मेटल को मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें इसने कहा है द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट इज नोन एज। देखो जो फूड ने बनाया है सॉल्युबल फॉर्म में तो एक जगह से दूसरे तक ट्रांसपोर्ट करने को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा वैसे। ठीक है ना। और ट्रांसपीरेशन में आपको पता ही है कि वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है। ठीक है ना। वो ट्रांसपीरेशन है प्लांट के अंदर। यही 2 प्रोसेस होते हैं फिलहाल। ठीक है ना। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसने कहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन समवन हैंड टच हॉट ऑब्जेक्ट। उसने गर्म चीज़ को छुआ है तो उस केस में इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्स आर्क जो है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथ फॉलो करेगा उसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा कैसे कैसे होगा। आपको पता है इसमें सबसे पहले तो रिसेप्टर ऑफ स्किन काम करता है, उसको हम थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं। इन 4 में तो यही है हमारा। ठीक है ना। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर सेंस करके आपको पता है ना सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजता है। तो ये रहा सेंसरी न्यूरॉन। अब ये 2 ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन वाले। सेंसरी न्यूरॉन के बाद वो जाता है रिले न्यूरॉन में। ठीक है ना। फिर रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, मोटर न्यूरॉन मसल से कनेक्ट होगा अपने आप ही, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो होगा वो गर्म चीज से हट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है। हमें बताना है। ठीक है। तो आपको पता है ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल करने की कैपेबिलिटी। ठीक है। तो इसमें हमारा नोज ही हेल्प करता है हमें। ठीक है ना। फिर आते हैं 9th। इसने कहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है
वो मदर से बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ वेस्ट को भी बाहर निकालता है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये डिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, फिर कह रहा है इट कंटेन विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ठीक है, ये भी ट्रू है। फिर कह रहा है इट हैज़ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, जबकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ही इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था। बाकी एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से ही लेता है। ठीक है ना, तो इसमें 9th में सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ट्रू है। ठीक है, तो अगर आपसे प्लेसेंटा की प्रॉपर्टी पूछता है तो आप ये दो भी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, 1, 2 और ये 3। अगर प्रॉपर्टी में पूछता है तो एक तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो 9th के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। ठीक है, इसमें इसने कहा है सिलेक्ट द फॉलोइंग द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, आपको पता है कि ब्रेड को जब हम छोड़ते हैं ओपन इन्वायरमेंट में तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर होगा। ठीक है, एक तो ये ट्रू होगा। उसके बाद जो मॉइस्चर मौजूद रहता है वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेड को। ठीक है ना, अगर मॉइस्चर मिला तो ब्रेड खराब हो जाएगा, अदरवाइज नहीं खराब होगा। ठीक है, तो 10th का जो ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड ट्रू है। ठीक है ना, तो ए है हमारा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th पे। इसमें इसने कहा हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप विद द ब्लैक पेपर। देखो, इसमें अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को हाफ या थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा भी अगर कवर कर देंगे ना, इमेज तो फॉर्म होता है बट उसकी ब्राइटनेस जो होती है ना, उसकी ब्राइटनेस पे फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन होगा सी, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, इतना भी अगर हमने कवर अप कर दिया तब भी इमेज फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है कि इमेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना, बट उसकी ब्राइटनेस मतलब क्लियरिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसने कहा द फिनोमिनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आपको पता है रेनबो के अंदर बेसिकली रिफ्रैक्शन भी प्रोसीड करता है, डिस्पर्सन भी और इंटरनल रिफ्रैक्शन भी। ठीक है ना, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का मीडियम चेंज होता है, उसके बाद वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, तो 12th वाले का जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसने कहा द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। ये कह रहा है किस कलर के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो रेड लाइट की स्पीड जो है वो अपनी स्पीड वैसी के वैसी मेंटेन रखता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ना, वो लाइट बहुत कम स्कैटर्ड करती है। ठीक है, तो हाई वेवलेंथ वाली लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मिनिमम होता है और लो वेवलेंथ वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसने कहा है द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिमिलर टू दैट बार मैग्नेट इज, इसमें से बताना हमें करंट कैरिंग डिवाइस में आपको पता है कि सोलिनॉइड और बार मैग्नेट दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है ना, 14 का जो होगा वो ऑप्शन हमारा सी होगा, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वैसे ही हमारा बार मैग्नेट में बनता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इधर जा रहा है हमारा प्रोटॉन। आपको पता है जिधर पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है उधर ही हमारा करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो ये भी ट्रू है। अब ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन इसने दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ इसने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी मेंशन है और पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मेंशन है। ठीक है, कह रहा था इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स। अब कौन कौन फोर्स फील कर रहा है उसी के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि दोनों जो फोर्स फील करेंगे वो सेम ही फील करेंगे। ठीक है ना, तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि अगर मैं इसको बनाऊंगा ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा करंट, तो ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है ना, प्लेन ऑफ पेपर अंदर की तरफ। ठीक है,
अगर ये हमारा पेपर है तो ये अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना, बोथ पॉइंट, क्योंकि हम इसमें रूल लगाएंगे ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उससे निकलेगा, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन होगा 15 का वो होगा हमारा ऑप्शन ए, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है ना। इसमें से कौन हमारा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है ये बताना है हमें, ठीक है। तो आपको पता है पॉन्ड पॉन्ड में पूरा सिस्टम रहता है, ठीक है ना, छोटे ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खाकर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। फिर फॉरेस्ट सिस्टम ये भी है हमारा, ठीक है। इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है डी, क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, ठीक है ना, ये नेचुरली अकर नहीं करता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं असर्शन रीजन वाले की, ठीक है। 17 ये कह रहा है सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, ठीक है। फिर कह रहा है वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये हेल्दी इसलिए है क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जो 17 का आंसर होगा, ठीक है, वो ए होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है बहुत जल्दी हमारा डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, आपको पता ही है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते थे वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, जिससे हमारा वनस्पति घी बनता है, ठीक है। वैसे तो इसने पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका आंसर ए है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसने कहा सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर, ये गलत है, फादर की वजह से डिसाइड होता है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है वुमेन हैव XX सेक्स क्रोमोजोम, तो आपको पता है असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन डी होगा, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप देखोगे तो इसमें इसने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर, ठीक है। तो आपको पता है कि ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है। असर्शन हमारा ट्रू है। अब जरा इसके रीजन में चेक करते हैं। ये कह रहा है कि ड्राई सेल है जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, तो ये भी ट्रू है बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, ठीक है ना। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा 19 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें इसने कहा है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है सरफेस ऑफ द अर्थ को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, ये भी ट्रू है, ठीक है। फिर कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी ट्रू है, ठीक है। दोनों ट्रू है बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 21 के ए वाले पार्ट में। आप देखोगे ये कह रहा है कि कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश, ठीक है। और आपको पता है चाइना डिश के अंदर जब भी हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक बियर कर सकता है, वो डिश जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट बताइए और कलर भी मेंशन करना है और साथ ही साथ इसकी रिएक्शन भी लिखनी है, ठीक है ना। तो जब हम कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बनता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जब हम हीट करते हैं तब बनता है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम है वो हमारा कॉपर ऑक्साइड होगा, ठीक है। फिर इसका कलर भी मेंशन करना था, आपको पता है ये ब्लैक कलर होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन लिखना था तो हमने केमिकल रिएक्शन लिख दिया। जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे ना तो बैलेंस जरूर करना, ठीक है ना, वरना नंबर कट जाएंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। कलर भी मेंशन हमने कर दिया और साथ ही साथ रिएक्शन भी लिख दिया और प्रोडक्ट भी लिख दिया, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिर्फ वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। उल्टा अगर आपका गलत हो जाएगा तो नंबर कट भी जाएगा, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड ही लिखना है आपको, ठीक है। डी वाले में इसने बोला है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच अकर व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन इसने बोला है, तो BaCl2 एक्वस का मतलब होता है वो चीज़ पानी के साथ डिजॉल्व है, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट,
ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब इसको रिएक्ट कराना है, ठीक है ना। तो रिएक्ट कराना पता ना, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बनेगा BSO4 जो कि हमारा PPT है, प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का, हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, ठीक है। और NaCl, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इसने कहा राइट द सिंबल ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें आयन में आपको पता ही है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो आयन कंपाउंड का बना है तो ये है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट का पूछ रहा, बाकियों का नहीं पूछ रहा, तो हम इसी का लिखेंगे, ठीक है ना। इसका आयन होगा की वैलेंसी के साथ, बेरियम की वैलेंसी 2+ है और सल्फेट की 2-, ठीक है। तो हमने दोनों आयन लिख दिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में आप देखोगे तो इसने बोला हुआ यहाँ पर, ठीक है, कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर जनरली लो, ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका रीजन ही बताना है। एंड दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी बेस पे दो कंक्लूजन देते हुए दो प्रॉपर्टीज भी बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यहाँ पर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिखेंगे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसको अगर हम मैं प्लेस करूँगा ना वाटर में तो बेसिकली आयंस में नहीं टूटेगा, ठीक है। जो कंपाउंड आयंस में नहीं टूटता है तो उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव्स राइज टू एनी आयन, ठीक है ना। इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव्स राइज, गिव राइज टू एनी आयन, ठीक है। देखो नॉर्मली अगर आपसे कभी पूछे ना कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि दे हैव नो फ्री आयंस, ठीक है ना। के बेसिस पे आपका आंसर चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। इसने कहा है समटाइम्स विल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प, वाई। आपको पता है कि जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस केस में बॉडी जो है ना, बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना। और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है जो कि क्रैम्प कॉज करेगा, पेन कॉज करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल कॉज क्रैम्प ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इस केस ने पूछा है कि हाउ इज द रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक। तो आपको पता है एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंस रहता है या कम रहता है, ठीक है ना। तो हमें बताना है इस केस में कि कैसे डिफर कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एरोबिक को भी एक्सप्लेन कर देंगे, उसको भी। एरोबिक रेस्पिरेशन
टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वेयर एज द रेस्पिरेशन taking place above is due to lack of ऑक्सीजन। ठीक है ना, या एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, बाकी इसने पूछा है तो इसमें प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है ना, कि एरोबिक में CO2 निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलता है। ठीक है ना, एरोबिक में रेस्पिरेशन में गिव्स CO2 वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, और एनारोबिक में लैक्टिक एसिड देगा। ठीक है ना, तो एनर्जी निकलता है, कम निकलता है। ठीक है ना, तो कभी भी पूछ देगा आपसे कि एरोबिक और एनारोबिक में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में निकलेगा, तो एरोबिक में। ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट पूछ सकता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनारोबिक की अगर साइट पूछेगा तो साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बी, राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा एक तरीके से ब्लड जैसा सिस्टम ही होता है, बस लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा लिम्फ में आरबीसी मौजूद नहीं रहता। ठीक है ना, तो इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसका अदर नेम पूछा है इसने, तो इसमें आप लिख सकते हो टिश्यू फ्लूइड, या इसकी जगह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद इसने पूछा हुआ है कि इसके दो फंक्शन बताने हैं। ठीक है ना, तो पहला फंक्शन ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन लिख लो। ठीक है, दूसरा ये ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को। ठीक है ना, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, इन्फेक्शन से भी लड़ता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द फ्लूइड, इनटू द ब्लड, फ्लूइड नहीं, इनटू द ब्लड। ठीक है, जो भी एक्सेस फ्लूइड होगा उसको वो ब्लड के अंदर पहुंचा देगा। ठीक है ना, ब्लड के अंदर अगर कुछ डेफिशिएंसी होगी तो वो पहुंचा देगा उसको। एक और लिख लेते हैं, इसने तो दो ही बोला फिलहाल लिखने के लिए, एक और एक्स्ट्रा लिख देते हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या डिजीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें कहा इसने सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम और टेस्मेनिया डिफर इन द मैनर इन विच दे रिप्रोड्यूस।
इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। नेम एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब आपको पता है कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है ना, और लेशमिनिया में बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लाज्मोडियम, सबको एक्सप्लेन करना है क्योंकि प्लाज्मोडियम, ठीक है, पहले इसका लिख देता हूँ मैं। इसमें क्या होगा हमारा, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अ सिंगल सेल, ठीक है, डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स, साइमultaneously, ठीक है ना, साइमultaneously। अब आते हैं प्लाज्मोडियम के बाद जो दूसरा वाला है लेशमिनिया, ठीक है ना। इसमें जो होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। को लिख देंगे, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है, इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है, इन डिफिनेट ओरिएंटेशन, सेल्स इन डिफिनेट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। 25 में उसने बोला द हीट प्रोड्यूस एट अ पॉइंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाय कॉन्वेक्स लेंस बर्न अ पेपर। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं और वो पेपर के ऊपर डालते हैं तो आपको पता है वो पेपर को जलाना चालू कर देता है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि एक लेंस इस्तेमाल किया हमने, ठीक है, और वो पेपर को बर्न कर रहा, तो बताइए किस तरीके का लेंस होगा, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो कन्वर्जिंग लेंस है और वो लाइट को एक जगह कन्वर्स करता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देना है तो लिख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है ना, इट कन्वर्ज सनलाइट एट अ पॉइंट, ठीक है, विच जनरेट हीट विच जनरेट हीट, ठीक है, कॉज द पेपर बर्निंग, ठीक है ना, कॉजिंग द पेपर टू बर्न, ठीक है। अब आते हैं इसके बी वाले में। इसने बी वाले पार्ट में इसने पूछा हुआ, अगर आप पढ़ोगे तो, कि नेम द टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंस यूज given to the point at which the paper start burning, what does the bright spot form on the paper represented, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो कंसंट्रेट हो रहा है लाइट, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कह रहा है गिवन टू द पॉइंट एट विच द पेपर स्टार्ट बर्निंग, जिस पॉइंट पे वो बर्न हो रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका प्रिंसिपल फोकस। फिर कह रहा है व्हाट डज द ब्राइट स्पॉट फॉर्म ऑन द पेपर रिप्रेजेंटेड, ये
उस पर जो, क्योंकि आप पेपर के ऊपर जब लाइट डाल रहे हो तो वहाँ पर एक दिख रहा है ना हमारा बिल्कुल चमकता हुआ लाइट, तो ये इमेज है, एक्चुअली किसकी इमेज है, सन की इमेज है, ठीक है ना। तो रियल इमेज ऑफ द सन, ब्राइट स्पॉट रिप्रेजेंट रियल इमेज ऑफ द सन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें इसने कहा है कि इलेक्ट्रिक सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम, हमारे पास क्यू दे रखा है कितना, 500 कूलम, कूलम चार्ज के एसआई यूनिट है। फिर कह रहा है इफ द करंट ड्रॉन बाय डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, मिली का फैक्टर होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, या इसकी जगह 1 माइक्रो एम्पियर, तो ये होता है 10⁻⁶, ठीक है। इसने मिली एम्पियर का है कितना है, 25 मिली एम्पियर, तो इसको हम पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 25 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो 1000 से, बात बराबर ही है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसने पूछा है कि किस टाइम में, ठीक है ना, टाइम बताना हमें। तो आपको पता है कि टाइम का जो और चार्ज का रिलेशन होता है वो होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। यहाँ से टाइम के लिए क्या आ जाएगा, अगर ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्यू अपॉन आई, ठीक है। क्यू है हमारा, एक सेकेंड, 500 कूलम, और आई है हमारा 25 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये 25 से कट जाएगा, 25 टू जाए 20 आ जाएगा, ठीक है ना, 20, और ये 10⁻³ ऊपर आ गया, पावर किस पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये टोटल 3 थे ना, तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना सेकंड हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। टाइम पूछा था, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज, तो इतने सेकंड बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। 27 एक एक्टिविटी है, ठीक है ना, और इस एक्सपेरिमेंट को हमें रीड करते हुए बताना है केमिकल रिएक्शन इसमें क्या प्रोसीड कर रहा है। ये आयरन नेल है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है ना। आयरन हमारा सॉलिड फॉर्म में था, स्टेट मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट हमारा डिजोल्व फॉर्म में था, तो एक्वस एरो होगा तो क्या बनेगा, FeSO4, ठीक है। इसका कलर होता है ग्रीन, डिजोल्व ही रहेगा ये, प्लस कॉपर, ठीक है। अब इसने बोला हुआ यहाँ पर नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और उसको डिफाइन भी करना है फिर, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पता है ना, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे द रिएक्शन इन विच, नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच more reactive metal displaced a less reactive metal from its salt solution, ठीक है। from its salt solution, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला हुआ है कि नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिफाइन कर दिया। फिर कह रहा है दो दूसरे मेटल ही बताइए, ठीक है ना, जो इस रिएक्शन में आयरन की जगह हम
इस्तेमाल कर सकते थे, तो ये कॉपर सल्फेट के साथ सेम रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे उसमें से हम कोई भी मेटल लिख सकते हैं, तो आप इसमें जिंक लिख सकते हो, ठीक है ना, एल्यूमिनियम लिख सकते हो, मैग्नीशियम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं दो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा नेम द ओर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो आपको पता है मर्क्यूरी का जो ओर है वो सिनाबार है, ठीक है ना। अब इसके बारे में इसने बोला हुआ है और ये भी बोल रहा है कि नेम द ओर ऑफ मर्क्यूरी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर, ठीक है। तो इसके ओर का नाम है सिनाबार, और ये किस फॉर्म में रहता है, सल्फाइड ओर है, ठीक है ना। ठीक है, फिर कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स ओर। देखो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को लेते हैं मर्क्यूरी के, सबसे पहले जाता है हमारा रोस्टिंग में, क्योंकि आपको पता है कि अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग से जाना ही जाना है, ठीक है। यहाँ हीट करते हैं जब हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं रोस्टिंग में गया है, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी सल्फाइड ओर को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो वो उसका ऑक्साइड बनाता है मेटल का, तो यहाँ बनेगा मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। मैं बैलेंस कर देता हूँ ये, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। आप काउंट करोगे दोनों तरफ एलिमेंट के एटम्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला हुआ है हमें तो मेटल चाहिए, तो ये मर्क्यूरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड को नॉर्मली हीट करने पे ना उसमें से निकल जाता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको नॉर्मली हीट करूँगा, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। पहले रोस्टिंग में जाएगा फिर नॉर्मल हीटिंग करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी का सेपरेशन वाला रिएक्शन हो गया दोनों स्टेप्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में इसने बोला हुआ है कि टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनी टू एनिमल हार्मोन अलॉन्ग विद देयर ग्लैंड, कोई भी दो हार्मोन और उसके ग्लैंड के हमें नाम बताने हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस हार्मोन हेल्प, ठीक है। अच्छा इसमें लिखा भी है इसने कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको पता है ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन जिसको जीएचजी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका ग्लैंड बताना है, तो आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है, हाउ दिस हार्मोन हेल्प, तो हमें पहले हमें हार्मोन का नाम बताना था, फिर जिस ग्लैंड से निकल रहा है वो बताना था, फिर उस वो हार्मोन कैसे हेल्प कर रहा है ये भी बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे इट स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में इसने बोला हुआ है कि रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, तो आपको पता है मेटाबॉलिज्म में जो रेगुलेशन में हेल्प करता है वो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है। और इसको कौन सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना। अब ये बताना है कि कैसे स्टिमुलेट करेगा, तो लिख लेंगे ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कितना बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, कितना यूज होगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, ठीक है ना। फॉर ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में इसने बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा ओवर हो गया, कि मेंडल ने क्रॉसिंग कराई है प्योर टॉल पी प्लांट की, ठीक है ना, विद प्योर शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है, F1 प्रोगेनी। फिर कह रहे हैं द प्लांट F1 प्रोगेनी वर सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट ऑफ F2 प्रोगेनी वर ऑप्टेन। अब बताना है इसमें, ठीक है ना। तो आपको पता है कि प्योर वाले में ये होता है हमारा, ठीक है, ATT और इसका स्मॉल टी। ये टेबल बनाना नहीं है जस्ट समझाने के लिए, एक बार ये टी इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला टी इसके साथ जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला टी इसके साथ। इसमें सारे जो होते हैं ना F1 में, F1 है ये, ठीक है ना, सारे हमारे क्या होंगे, कभी कोई बनाने के लिए दे देता है तो हम बना लेंगे, ठीक है ना। वैसे इसने पूछा नहीं बनाने के लिए कि चार्ट बनाकर दिखाइए, ठीक है। इसमें सारे टॉल होंगे, ठीक है ना। टॉल और शॉर्ट में टॉल का रेशियो जो होगा वो 100% होगा। फिर इसमें से कोई एक उठाना है हमें, तो ये उठा लेते हैं, ठीक है ना। टी और टी, इसकी क्रॉसिंग करानी है, तब उसने F2 वाला पूछा हुआ है, ठीक है। ये पता है ना, गैमेट्स टी स्मॉल टी। इसमें जब आप बनाओगे F2 वाले में, ठीक है, तो ये बनता है कैपिटल टी और फिर कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके साथ जाएगा तो फिर स्मॉल टी और ये तो ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर टी टी। तो अब इसने पूछा हुआ था, अगर आप देखोगे तो क्या क्या पूछा हुआ है। पहले इसने पूछा व्हाट डिड द प्लांट ऑफ F1 प्रोगेनी। तो हमने F1 प्रोगेनी में देखा सारे प्लांट क्या हैं, टॉल है, ठीक है ना। इसमें सारे क्या होंगे, टॉल। फिर कह रहा है गिव देयर जीन कॉम्बिनेशन। इसका जीन कॉम्बिनेशन सब में क्या था, टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि वाई कुड द जीन ऑफ शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस इन प्लांट ऑफ F1 प्रोगेनी। तो आपको पता है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन है इसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में वो डोमिनेंट वाला मौजूद है। डोमिनेंट क्या करता है, रिसेसिव जीन को दबा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। और यहाँ पर जो टॉल है वो डोमिनेंट है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट ट्रैट्स, ठीक है। बिना टेबल बनाए मैं इसका आंसर आपको समझा नहीं पाता, इसलिए मैंने टेबल बनाया है, क्योंकि टेबल पूछा नहीं है। अगर आपको याद हो तो आप सीधा भी लिख सकते हो। फिर कह रहा है राइट द रेशियो ऑफ द प्लांट ऑप्टेन इन F2 प्रोगेनी। तो आप देख रहे हो उसमें टॉल और उसका जो शॉर्ट का रेशियो था, ठीक है ना, इसमें F2 वाले में पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें 3 ये प्लांट टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है ना। तो टॉल वर्सेस शॉर्ट का जो रेशियो है वो हमारा 3:1, ठीक है। फिर ये भी पूछ रहा है इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन में यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा सी वाले का ही आंसर है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होगा, आपको पता है कि टॉल ट्रैट इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट ट्रैट इज रिसेसिव, से यही कंक्लूजन है, ठीक है ना। टॉल ट्रैट इज डोमिनेंट, तभी इसमें हमारे देख रहे हो टॉल की वजह से शॉर्ट वाला एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसमें एक्सप्रेस नहीं हुआ ना इसके अंदर, ठीक है। तो टॉल ट्रेट इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट, क्योंकि इसमें दोनों जब सेम है तभी दिखेंगे, ठीक है ना। रिसेसिव वाले जब दोनों सेम पेयर होते हैं तभी दिखाई देता है वो कैरेक्टर, ठीक है ना। तो टॉल ट्रेट इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट वाला
इज रिसेसिव। ठीक है, तो ये हमारा 30 वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में इसने बोला है कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ विजन इस डायग्राम के थ्रू हमें बताना है कि किस तरीके का डिजीज है। ठीक है, जब भी लाइट, ये रेटिना हमारा को पता ही है, ठीक है ना, जब भी लाइट रेटिना के बाद मिलती है ना तो हाइपरमेट्रोपिया वाली सिचुएशन होती है। ठीक है ना, तो इसमें लिख देंगे पहले वाले का आंसर होगा होगा हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है ना, या फार साइटनेस भी लिख सकते हो आप, ये पहले का आंसर हो गया। फिर सेकंड वाले में उसने पूछा लिस्ट टू कॉज, आपको पता है इसके दो कॉज बताने हैं। तो पहला कॉज क्या होगा, ठीक है ना, फर्स्ट कॉज में क्या लिखेंगे कि, अच्छा एक चीज़ ने और पूछा हुआ है कि नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन डिपिक्ट इन दिस डायग्राम स्टार्टिंग द पार्ट ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए जो आई का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ना वो बताना है। ठीक है ना, तो इसमें आई लेंस भी लिख सकते हो आप। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकंड में इसको पूरा कर देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले का आंसर लिखता हूँ। ठीक है, इसमें हमारा जो रिस्पॉन्सिबल पूछा ना इसने, उसका क्या होगा, आई लेंस, क्योंकि आई लेंस एक जगह फिक्स हो जाता है। तब क्या नाम है, अपना फोकल लेंथ शॉर्ट करना और लॉन्ग करना वो नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो आई लेंस भी लिख सकते हो, और इसको कौन कंट्रोल करता है, सिलियरी मसल। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख लो चाहे ये लिख लो, सेम आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर है सेकंड वाला, इसने कहा दो कॉज बताने हैं। ठीक है ना, तो पहला कॉज क्या होगा, आपको पता ही है कि फोकल लेंथ जो आई लेंस का जब बढ़ जाता है तब होता है। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग या इंक्रीजिंग, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और दूसरे केस में आई बॉल का जब साइज छोटा हो जाता है, ठीक है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, आई बॉल बिकम टू स्मॉल। ठीक है, अब कह रहे नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। देखो एक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर ये लाइट रेटिना के बाद मिली है तो हाइपरमेट्रोपिया, और अगर इससे पहले मिला ना तो ये मायोपिया। कभी कभी डायग्राम से भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो लेंस पूछा है इसने, तो आपको पता ही है कि इस केस में कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होता है, यानी कॉन्वेक्स। ठीक है, और साथ ही साथ इसने पूछा हुआ है कि स्टेट इट्स रोल इन दिस केस, इसका रोल क्या है, कॉन्वेक्स लेंस लगाने की वजह से क्या होगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये लाइट को बाद में इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई लेंस लगाना जो कन्वर्स करे, यानी इस लाइट को पहले मीट मीट करवाए रेटिना पे, तभी तो दिखाई देगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे दे प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर, दे प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर। ठीक है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एक सेकेंड, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन रेटिना। ठीक है ना, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, ये हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे 31 का,
और वाला पार्ट है, ठीक है। इसने पूछा व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, स्टेट इट कॉज और ड्रॉ डायग्राम। तो ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना, बना हुआ नहीं था, ये मैंने अलग से लगाया है, ठीक है ना डायग्राम। आपको पता है इसमें व्हाइट लाइट एंटर करता है और ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डायग्राम था, जिसने डायग्राम बोला हुआ था, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इस केस ने बोला है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द स्प्लिटिंग ऑफ देख रहे हो आप इसमें जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसी को हम लिखेंगे, ठीक है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है इससे मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, कंस्टिट्यूएंट कलर, ठीक है ना, इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसने पूछा है कि स्टेट इट कॉज, तो आपको पता है डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये क्यों हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसके कॉज में एक कलर में निकलता है विबग्योर, ठीक है ना, इस कलर्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, कभी कभी पूछ देगा। तो 7 बैंड ऑफ कलर विच इज प्रोड्यूस बाय डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसने पूछा नहीं है, मस्त की तरफ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें इसने बोला कि इसका कॉज बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट। आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, ठीक है ना, विबग्योर करके याद करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल, with respect to incident ray, with respect to डेंस रे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो कम स्कैटर्ड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड भी रेड की होती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना था, ये सारी चीज़ लिखनी थी तो हमने लिख दी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है। 32 में इसने बोला है कि व्हेन व्हाट हैपन व्हेन बंडल ऑफ वायर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड। तो आपको पता है कि सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं एज अ मैग्नेट बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन को ही क्यों यूज़ करते हैं, कभी कभी पूछ देगा। तो ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, कहने का मतलब इसमें जब हम करंट की सप्लाई देंगे तो मैग्नेट बन जाएगा, और जब हम करंट की सप्लाई बंद करेंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पूछेगा कि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, तो इसी वजह से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था। अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन पे। इसने पूछा व्हाट हैपन व्हेन अ बंडल ऑफ वायर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस इनसाइड द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट, नेम द डिवाइस ऑब्टेन, ठीक है। आपको पता है इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे इट गेट मैग्नेटाइज, इट गेट्स मैग्नेटाइज ठीक है। और जो डिवाइस बनेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और इसके बाद इसने पूछा वाई इज इट कॉल्ड सो, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तब तक जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे इट बिहेव्स, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट ओनली
only when current passes through the solenoid। ठीक है, उसके ऐसे ने पूछा हुआ है, और भी कुछ पूछा है इसके अंदर, देखते हैं जरा, यहीं तक था। ठीक है ना, हमने कर दिया। फिर कह रहा है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो आपको पता है अंदर जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से डायग्राम बना देंगे। ठीक है, उसके ऐसे ने पूछा व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दिस पैटर्न indicates that the magnetic field is यूनिफॉर्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में इसने बोला डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, फूड चेन में आपको पता है कि इस सीरीज में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एक से ज़्यादा उस पर अवेलेबल होगा। ठीक है ना, मतलब एक एनिमल जो है वो हो सकता है बहुत सारे जानवरों के लिए फूड की तरह काम करे। ठीक है ना, फूड वेब में, और फूड चेन में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खा रहा होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म को खा रहा होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फूड चेन 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और फूड वेब ने बोला डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो लिखते हैं, पहला हो जाएगा इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस लेवल। फूड वेब लिख देंगे इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ठीक है ना, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल जैसे मान लो मेढक है, मेढक को सांप भी खा रहा है। ठीक है ना, मेढक को कोई ईगल खा रहा है। ठीक है ना, एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मल्टीपल चेन में इन्वॉल्व है, तो वो फूड वेब में आ जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है नेक्स्ट उसमें कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीज। ठीक है, अगर डियर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए तो व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो आपको पता है इस केस में एक तो सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट वाले में प्लांट की बहुत सारे प्लांट प्लांट बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, पॉपुलेशन ऑफ ग्रास लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हिरन जो डियर होता है वो ग्रास को ही खाता है, घास को ही खाता है। ठीक है ना, तो ग्रास लैंड बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, हिरन को लॉयन खाता है, तो लॉयन का भी नंबर होगा, वो पॉपुलेशन जो होगा वो इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफेक्ट में पॉपुलेशन ऑफ। ठीक है ना, फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज
ठीक है, यह भी लिख सकते हो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल इंक्रीज। ठीक है, फिर एट थर्ड वाले पे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड यानी हिरन से जस्ट पहले, डियर से पहले प्लांट आते हैं, वो फर्स्ट में आ गए, और डियर के बाद जो डियर डियर को खाएगा वो थर्ड वाले में आ गया। ठीक है ना, एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन सी ओवर हो गया, अब सेक्शन डी है। ठीक है, सेक्शन डी में इसने पूछा हुआ है कि अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब और हीट किया उसके बाद। ठीक है ना, हीट करने पे वाटर ड्रॉपलेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये पूछ रहा है वेयर फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट अपीयर। आपको पता है कि वाटर किस रिलेशन से आए होंगे ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट वाले का आंसर, द water droplets, the molecule of water, the molecules of water of crystallization in ferrous sulfate crystal get evaporated on heating। ठीक है ना, इसी वजह से हमें दिखाई दिया है। फिर कह रहा है व्हाट कलर चेंज, तो आपको पता है कि जब भी किसी के अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है और जब वो हीट होता है तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है और वो अपना कलर चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का कलर विद वाटर क्रिस्टलाइजेशन वो ग्रीन होता है, इस वजह से उसको ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। तो ये ग्रीन से वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड वाले का आंसर होगा ग्रीन टू वाइट। ठीक है, फिर इसने पूछा हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आपको पता ही है इस केस में इसका जो फॉर्मूला होता है FeSO4.7s2 होता है। ठीक है ना, FeSO4.7s2। फिर पूछ रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलेशन फॉर्म कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन होते हैं, CuSO4.5s2 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं इसको। फिर सोडियम कार्बोनेट का पूछ रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट का आपको पता ही है वॉशिंग सोडा है, Na2CO3, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन होते हैं, 10 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके फोर्थ वाले पार्ट पे। ये कह रहा है स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम। आपको पता है कि जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 पे तभी मिलता है, और साथ ही साथ इसके दो यूज भी बताने हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसको जब आप हीट करोगे एट 373 केल्विन पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O। ठीक है, अब इसके दो यूज बताने हैं, तो टॉय बनाने में यूज़ करते हैं। यूज में पहला यूज हो गया मेकिंग टॉय, और दूसरा हो गया सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 में इसने बोला एक एसिड है, ठीक है ना। इस एसिड एक्स में प्रेजेंट इन टेम्बराइन टार्ट्रिक एसिड मौजूद रहता है, ठीक है ना। व्हेन मिक्स विद वाई प्रोड्यूस अ मिक्सचर जेड ऑन एडिशन टू डॉ व्हेन हीटिंग मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो आपको पता है इस केस में केक के अंदर हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा हुआ है एक्स जो है हमारा वो टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है ना। एक्स क्या है हमारा, टार्ट्रिक एसिड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स क्या होगा हमारा, फिर उसके बाद पूछ रहा है वाई। जब पता है आपको वाई जो है वो बेकिंग सोडा है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तब बनता है हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। ये बेकिंग सोडा है, और जो जेड है वो हमारा क्या है, हीट करने पे इसने कहा ना कैन एसिड एक्स प्रेजेंट इन टेम्बराइन व्हेन मिक्स विद वाई, तो वाई हो गया हमारा बेकिंग सोडा, प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड क्या हो जाएगा हमारा बेकिंग पाउडर। तो इसने पूछा हुआ यहाँ पर कि फॉर्मूला ऑफ वाई, तो आपको पता है वाई का जो फॉर्मूला होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो NaHCO3, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, बेकिंग सोडा का। फिर कह रहा है हाउ इज वाई प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इन अ मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो हमें पहले वाई की प्रिपरेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैं प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ। सेकेंड, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, तो याद रखने का तरीका यही है, अमोनिकल मतलब अमोनिया, और ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है नमक और पानी, ठीक है ना। तो ये रहा नमक और वाटर, इस पूरे को बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिया प्लस सॉल्ट वाटर। इस पे जब हम CO2 पास करते हैं ना तब बनता है हमारा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा, ठीक है। ये रहा बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कैसे केक को स्पॉन्जी बनाता है। जब ये हीट होता है ना NaHCO3 प्लस H प्लस, क्योंकि H प्लस जो है टार्ट्रिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जब ये दोनों हीट होते हैं तो बनता है हमारा CO2 प्लस वाटर, ठीक है ना। और ये भी लिखना पड़ेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। मैंने टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिएक्शन। उसके बाद लिख देंगे कि यहाँ अब इसने पूछा था ना हाउ वाई इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो पहले हमने रिएक्शन लिख दिया, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर जब ये हीट होता है बेसिकली तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे CO2 रिलीज ड्यूरिंग हीटिंग मेक मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। अब इसके ऐसे थर्ड वाले में पूछा है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ माइल्ड बेस अदर देन वाई यूज है ना एंटासिड। तो आपको पता है माइल्ड बेस में हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो थर्ड वाले का जो आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप, ठीक है। ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास दिया हुआ है एक एक्सपेरिमेंट मेंशन है नीचे, ठीक है। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल। उसके बाद इसमें ऑब्जर्वेशन में लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप।
यहाँ पे लिख लेंगे टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स का नाम दे देंगे, ठीक है ना, ए एंड बी, नियरली द सेम साइज का लेना है, ठीक है ना। ये एक्टिविटी पूछता है पेपर में। हमें इसमें दिखाना है बेसिकली कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एसेंशियल है, ठीक है। के बाद इसको कुछ दिनों तक हम उसको डार्क में रखेंगे, अंधेरे में, ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो पाए, ठीक है ना। इसको डी स्टार्च बोलते हैं, प्लांट का डी स्टार्च करना, ठीक है ना। तो कीप देम इन डार्कनेस फॉर 3 days, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे कि डी स्टार्च किया हमने, ठीक है ना, क्योंकि जो भी स्टार्च होगा वो यूज़ कर लेगा, क्योंकि आपको पता है प्लांट जो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जब आप उसको डार्क में रखोगे तो उस टाइम तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो जितना भी उसने स्टार्च स्टोर किया होगा वो यूज़ कर लेगा, ठीक है ना। डी स्टार्च द प्लांट। फिर एक वॉच ग्लास लेंगे, ठीक है ना, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, बाय द साइड ऑफ प्लॉटेड प्लांट। KOH क्या करता है, जितना भी CO2 होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। प्लांट ए बट नॉट बी, ठीक है ना। ए वाले के पास हमने रखा है KOH का, बी वाले में नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कवर बोथ द प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार। प्लांट्स विथ सेपरेट, ये एक्टिविटी है, ठीक है ना। सेपरेट, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। विथ सेपरेट बेल जार्स एंड सील द बॉटम ऑफ द जार विद वैसलीन एंड सील द बॉटम ऑफ द जार विद वैसलीन, ठीक है, ताकि इसमें किसी तरीके का कोई भी गैस एंटर ना हो। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रख देंगे, ठीक है ना, 2 घंटे के लिए। कीप द कीप बोथ प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 days, ठीक है, इन सनलाइट फॉर 2 days, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसमें से कोई एक लीफ निकालेंगे, ठीक है ना, एक, दोनों प्लांट में से एक एक, और उसमें हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देंगे, ठीक है ना।
तो ये एक्टिविटी हमें यहाँ तक करना है। प्लग वन ऑफ द वन लीफ प्लग वन लीफ each from both the plant and test for the presence of starch विद आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है ना, स्टार्च की टेस्टिंग के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने एक्टिविटी की। अब इसके बाद इसमें ऑब्जर्वेशन बताना और कंक्लूजन बताना है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशन में ये आएगा, द लीफ ऑफ द प्लॉटेड प्लांट ए, द लीफ ऑफ द प्लॉटेड प्लांट ए with KOH did not turn blue black। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टार्च बना ही नहीं है, CO2 उसको मिला ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। द लीफ ऑफ द प्लॉटेड प्लांट बी ही टर्न ब्लू। ठीक है, कंक्लूजन में लिखेंगे वही कि KOH जो है वो उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, यहाँ मैं नीचे इसका कंक्लूजन भी लिख देता हूँ। एक सेकेंड, हर जगह कम है इधर। ठीक है ना, कंक्लूजन में यहाँ लिख दूंगा मैं, KOH एब्जॉर्ब CO2 तो photosynthesis does not occur। क्या वो बता, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए चाहिए उसको। ठीक है, तो KOH एब्जॉर्ब CO2, सो फोटोसिंथेसिस डिड नॉट अकर इन प्लॉटेड प्लांट ए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बेसिकली 5 नंबर का, तो आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसके और में भी इसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सिरिंज दिया हुआ आप देख रहे हो, लाइम वाटर है। ठीक है, तो और ये इसमें एक पर्सन है जो कि ब्लो कर रहा है। ठीक है ना, लाइम वाटर में। इसने पूछा, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप shown above in the diagram, first atmospheric air is being passed into the lime water with the syringe, while in diagram 2 air is being exhaled into the lime water। The time taken for the lime water to turn milky in both the test tube is different। इसका रीज़न बताना है। ठीक है, अब देखो सेटअप 1 में जो है उसमें CO2 का अमाउंट कम है एज़ कंपेरिजन टू सेकेंड वाले में। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी वाले का आंसर। इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, इन सेटअप 1 लाइम वाटर दोनों में मिल्की कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की
इन मोर टाइम एज कंपेयर टू जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, कंपेयर टू सेटअप टू। ठीक है, अब इसने पूछा है रीजन, तो लिखेंगे बिकॉज पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है CO2, तो इस पर CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। बिकॉज द एयर वी एक्सेल contain high percentage of CO2 of CO2 as comparison to atmospheric air, ठीक है ना, as compare to atmospheric air। ठीक है, तो ये हमारा इसका और वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब इसके बाद इसने ये भी पूछा हुआ है सेकंड वाले में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटल पोर, तो ये रहा डायग्राम, ठीक है ना। और इस डायग्राम में हमें लेबल करना है गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, तो आपको पता है गार्ड सेल जो बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, और क्लोरोप्लास्ट, तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट, इसके बीच वाले को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है ना। और इसके दो फंक्शन ही बताने हैं, ठीक है, हमने दोनों की लेवलिंग कर दी है। इसके दो फंक्शन आपको पता है ना, गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर उससे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए। पहला फंक्शन हो जाएगा हमारा गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा हमारा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जब लीफ से वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और लीफ में भी वही गार्ड सेल से, ठीक है ना, तो ट्रांसपीरेशन करेगा और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये खत्म हो गया हमारा। 36 में इसने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये पूछ रहा है विल इट्स रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, व्हाट चेंज विल बी द ऑब्जर्व इन द करंट। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस केस में जो करंट होगा, करंट पे पूछा उसने, करंट भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना, तो करंट बिकम 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से आपको पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस केस ने पूछा है कि किस लॉ का आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, स्टेट करना है उस लॉ को, यहाँ पे लिख लेंगे ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस को PD भी लिखते हैं, ठीक है ना, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the current, directly proportional to the current flowing through it, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर को मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना, प्रोवाइड्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, या कांस्टेंट टेम्परेचर भी सकते हो आप, ठीक है ना, इट्स टेम्परेचर प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 36 का ए का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि एक डायग्राम बनाना है सर्किट का, ठीक है ना। उसमें बैटरी है, वो भी 1.5 वोल्ट की सेल है, ठीक है ना। वो भी चार हैं ऐसे, ठीक है ना। तो चारों को दिखाना पड़ेगा आपको, एक, दो, तीन और ये चार। ये पॉजिटिव इंटरकनेक्ट कर देंगे वरना मार्क्स कट सकते हैं आपके, ठीक है। ये नेगेटिव। उसके बाद इसने बोला हुआ है की दिखाना है, तो की आपको पता है नेगेटिव साइड ही लगता है, यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर इसने बोला है कि ये रजिस्टर है 5 ओम का, 10 ओम का और 15 ओम का, ठीक है ना। और ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो हम रजिस्टर लगा देते हैं यहाँ पर, एक, दो, तीन, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 5 ओम, ये हमारा R1 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा 10 ओम है, ठीक है, ये हमारा R2 हो गया। और तीसरा जो हमारा 15 ओम का है, ठीक है ना, ये हमारा R3 हो गया, ठीक है। कनेक्ट कर देंगे। और तो उसने कुछ कनेक्ट करने के लिए नहीं बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो, जब भी आप डायग्राम बनाओगे ना तो करंट की डायरेक्शन जरूर दिखाना, ठीक है ना। तो इधर से करंट निकलता है पॉजिटिव से, ये नेगेटिव की तरफ आ गया, तो ये डायग्राम हमारा बन गया। फिर कह रहे हैं नाउ फाइंड फर्स्ट द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। पहले हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस आपको पता ही है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी, न्यूमेरिकल पार्ट। टोटल रेजिस्टेंस होगा, तीनों सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज का फॉर्मूला पता है आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारा, अगर आप देखोगे तो 30 ओम। क्योंकि इसने अब करंट भी पूछा हुआ, तो करंट के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल वोल्टेज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पर 6 वोल्ट है, ये हमारा यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। 6 वोल्ट कैसे आया है, क्योंकि 1.5 के चार सेल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल वोल्टेज हो जाएगा हमारा 4 × 1.5, तो ये टोटल कितना आ गया, 6 वोल्ट। अब हमें टोटल करंट निकालना है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो V हमारे पास 6 है और ये 30 है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। यूनिट जरूर लिखेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड में इसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम। तो 10 ओम के लिए निकालना है, तो हमने करंट तो निकाल ही लिया है। तो V इज इक्वल टू, वापस फॉर्मूला लगाते हैं। ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये हमने जो पार्ट किया अभी, ये फर्स्ट के लिए था, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब ये सेकंड के लिए, ये फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल था, आया था ना, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट के लिए हमारा V इक्वल टू IR। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 10 ओम के पास, तो ये 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। V2 IR2। आई कितना है, 0.2, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा R2, 10 ओम। तो ये आ गया, सॉल्व करेंगे तो 10 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, दिया जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है ना। इसके पास में जो वोल्टेज होगा वो 2 ओम का होगा, ठीक है ना। मैं निकाल दिया जो उसने न्यूमेरिकल पूछा हुआ था। अब कह रहा है इसके और वाले पार्ट में, व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज सेड टू बी अ 1 वोल्ट। कब हम 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि व्हेन, आपको पता है V इक्वल टू होता है W/Q, ये एक्स्ट्रा है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये 1 वोल्ट कब होगा, जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, यानी 1 जूल पर कूलम चार्ज के लिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है ना।
ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल है सेकंड पार्ट में। अब अगर आप देखोगे तो इसने कहा है कॉपर वायर है, इसका डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है ना, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, ठीक है। तो इवन में हमारे पास डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर। डायमीटर से हम पहले रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है ना। और आपको पता है कि मिलीमीटर को पहले इसमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। मिली का फैक्टर यही था हमारा, 0.2 × 10⁻³ ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर लिखना हो तो हम पॉइंट हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁴, क्योंकि जब ये फटेगा तो नीचे 0 आएगा, ठीक है, तो ऊपर जाके 10⁻⁴ हो जाएगा। अब हमें रेडियस निकालना है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो इस पूरे को हाफ जब हम हाफ से करेंगे 10⁻⁴ अपॉन में हाफ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रेडियस कितना आ गया हमारा 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद इसने इसका रेजिस्टिविटी दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी भी लिख लेते हैं रो से, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ, हमें लेंथ निकालना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसने दे रखा है 14 ओम, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, R = क्या होता है, ρl/a। तो इस केस में हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारे पास 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, R = ρl/a होता है, ठीक है ना। एल निकालना है तो ये ऊपर चला जाएगा, RA/ρ वैल्यू डालते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस है हमारे पास 14, एरिया हमने अभी जस्ट निकाला है, ठीक है ना, 3.14 इंटू एरिया हमारे पास 10⁻⁴ का स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। और रेजिस्टिविटी कितनी थी हमारी 1.6, ठीक है। आप चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेडियस 14 मेंशन है, तो मैं यहाँ पर 22/7 यूज़ कर लेता हूँ ताकि ईजिली कट ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। 3.14 भी लिखो तो भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 22/7 से ही कट जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए लिखा है मैंने। रेजिस्टिविटी था 1.6 × 10⁻⁻8, 10⁻⁸ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये 22 × 2 हो जाएगा 144, 144 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। तो एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 3, उससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 27.5 मीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास लेंथ आ चुका है जो उसने पूछा था निकालने के लिए, ठीक है ना, ये लेंथ आ गया। उसके बाद पूछ रहा हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, ठीक है। तो निकालते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो उसने पूछा हुआ है यहाँ पे। इसके लिए पूछा हुआ है डायमीटर इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, जो नया डायमीटर है, ठीक है। आपको पता है रेजिस्टेंस, ये पुराना नया रेजिस्टेंस अपॉन में रेजिस्टेंस का रेशियो देखना है, ठीक है ना। सेम इसके एरिया का रेशियो उठा लेंगे, ठीक है ना, ए अपॉन ए डैश, ठीक है। आपको पता है πr² है, इस केस में जो एरिया होगा नया वाला हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a, ठीक है ना। डायमीटर 2d था तो एरिया इसका 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू डालते हैं, r' हमारे पास नया वाला रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। और ये r कितना था 14, a डैश जो है हमारा 4a है, ये a से a कट गया, ये 14 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। r' कितना आ जाएगा 14/4, काटेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 3.5 ओम। ने चेंज पूछा, ये ध्यान रखना आपका, यहीं तक आप छोड़ दो, ठीक है। चेंज निकालने के लिए पता है ना, जो वैल्यू दी होती है उसमें से माइनस करते हैं। चेंज कितना हुआ, हमारे पास रेजिस्टेंस कितना दे रखा था 14 ओम,
उसमें से 3.5 ओम माइनस कर लेंगे तो ये चेंज आ गया हमारा 10.5 ओम। अगर आप ये नहीं निकालोगे तो यहाँ पे भी आपके नंबर कट सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये कह रहा है कार्बन जो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, और पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ आप पढ़ सकते हो। तो पूछा है सिंपल, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है, द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे द कंपाउंड फॉर्म बाय द, या मेड अप भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये तो डेफिनेशन लिखना था, हमने डेफिनेशन लिख दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बी वाले पार्ट में इसने पूछा हुआ है दो प्रॉपर्टी बतानी है जिसकी वजह से कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, ठीक है ना। इसमें आपको पता है टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, इसी वजह से बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। कार्बन के टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कैटेनेशन सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी फॉर्म लॉन्ग चेन, इसको बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखना है, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसने पूछा हुआ नहीं है। फिर कह रहा है राइट द फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए क्या होगा, ये होगा ऐसे, ठीक है। और फिर कीटोन के लिए बोल रहा है, कीटोन के लिए क्या हो जाएगा, पता आपको कीटोन हमेशा बीच में अटैच होता है, ठीक है। फिर कह रहा है राइट अ केमिकल इक्वेशन दैट रिएक्शन अकर बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको पता है इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल जब रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है ईस्टर, ठीक है। तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन लिखना है आपको, यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। ये हमारा हो गया इथेनॉइक एसिड CH3COOH, और ये हो गया हमारा इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट रहता है वो एसिड रहता है H2SO4। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। समझाने के लिए मैंने हाईलाइट किया है। OH और H मिलके निकलता है हमारा वाटर, और ये आपस में अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। CH3COO C2H5, ये हमारा ईस्टर है, ठीक है ना। इसका नाम है इथाइल इथेनोएट, अगर आपसे नाम पूछेगा तो, अदरवाइज इतना ही लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पे। इसने पूछा व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। तो आइसोमर वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो इसी को डिफाइन करना है हमें, ठीक है। लिखेंगे कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसके आइसोमर बताने हैं दो, ठीक है ना, ब्यूटेन के। तो हम आइसोमर बना देंगे ब्यूटेन का। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक ये हो गया हमारा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग कर देंगे हम एक जगह, यहाँ ब्रांचिंग कर देते हैं। तो ये हमारा आइसोमर बन गया, ठीक है ना, ब्यूटेन का। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो उसने जहाँ तक पूछा हो तो हमने वही लिखेंगे, ठीक है ना, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये कह रहा है पॉलिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, इट इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। ये सब दिया हुआ है सारा, ठीक है ना। तो कह रहा है राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है।
मेन डिफरेंस बताना है तो सेल्फ पॉलिनेशन में पता है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिफरेंस, टेबल बना लेते हैं इधर, ठीक है ना। ये सेल्फ वाले का और ये क्रॉस वाले का, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में लिख लेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, डिफरेंट फ्लावर या अनदर फ्लावर, इसमें भी सेम वही लिख देंगे, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है ना। टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं इसके बी वाले पार्ट पे। ये कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना। हमें फ्लावर का वो पार्ट बताना है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता हो, ठीक है ना। आपको पता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट हैपन टू दिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो ड्राई होकर फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना, जब फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे पेटल्स कलरफुल होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट। पेटल्स फिर लिख लेंगे दे ड्राई एंड फॉल ऑफ, ठीक है ना, ड्राई एंड फॉल ऑफ, ठीक है। फिर पूछा डिफाइंड फर्टिलाइजेशन, फिर कह रहा है व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, गैमेट टू फॉर्म जायगोट, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। कह रहा है फिर ओविल का क्या होगा, तो ओविल जो होगा हमारा वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नंबर 39 पे। तो 39 में इसने बोला हुआ है, देखोगे तो इन अ जर्मिनेटिंग सीड्स विच पार्ट आर नोन एज द फ्यूचर सूट एंड फ्यूचर रूट, ठीक है। तो फ्यूचर सूट में हमारा प्यूम्यूल होता है, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्यूचर होगा प्यूम्यूल, ठीक है ना, PLUMULE। और फ्यूचर रूट जो होगा वो रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। और जो ये पूछ रहा है कि कॉटलेडॉन क्या करता है, तो आपको पता है फूड स्टोर करता है, ठीक है ना, ताकि सीड को वो प्रोवाइड कर पाए। और जब सीड अर्थ सरफेस से ऊपर आ जाता है तो लीफ ग्रो करके वो फिर फूड का प्रिपरेशन चालू कर देगा, ठीक है ना। बिफोर लीफ कॉटलीडॉन ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, कोटाइलडॉन भी बोलते हैं इसको। का फंक्शन भी लिख देता हूँ मैं,
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। ठीक है, इसने पूछा हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि डिफाइन करना है प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, मैं डिफाइन करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन। इट इज ए स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ठीक है ना, इट इज स्ट्रेट लाइन passing through the pole and center of curvature। ठीक है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फिर कह रहा है a ray of light passing a ray of light is incident on a concave mirror, ठीक है, parallel to its principal axis, this ray after reflection from this, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास इसने पूछा हुआ है इस पॉइंट पर काटा हुआ डिस्टेंस कितना उसका 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ का वो ट्वाइस होता है। ठीक है, तो 2 × 10 दिया जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी वाले पार्ट में ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसने दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इतने डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, आपको पता ही है। और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव लेते हैं हम। ठीक है, अभी कह रहा है फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, यानी वी निकालना है हमें। ठीक है, और ये मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/q। वैल्यू डालते हैं। ठीक है, हमें वी निकालना है तो पहले हम इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है ना, या फिर वैल्यू डाल सकते हो आप, जैसा आपको कन्वीनियंट लगा आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, एफ हमारे पास है 15, वी हमारे पास, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, और यू है हमारा -10। ये इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 1/10। इस पूरे का एलसीएम जो आएगा आपको पता ही है 30, तो ये 2 + 3 सॉल्व करेंगे तो 5/30 1/6। उसको पलटोगे तो आप आ जाएगा 6। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर कोई प्लस का। हमने पोजीशन पता लगा लिया। अब क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। है ना, पोजीशन ही पता लगेगा, जो उसने पूछा हो तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो और वाले पार्ट में कह रहा है अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है इस केस में कॉन्वेक्स मिरर ही होगा। फिर कह रहा है इसका रे डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, देखो डिमिनिश्ड बोला है इसीलिए कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज कॉनकेव में ही बनता है, लेकिन कॉनकेव में आपको पता ही है क्या साइज रहता है। ठीक है ना, बड़ा रहता है उसमें। ठीक है ना, तो रे डायग्राम बनाना है इसके बाद। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, या आप डाइवर्जिंग मिरर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, और इसका केस दिखाना है वो दिखा देते हैं हम। पॉलिश कर लेंगे। ठीक है, ये पोल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये लाइट पड़ेगी, ये डाइवर्जिंग मिरर तो ऊपर जाएगी लाइट। ठीक है ना, लाइट की डायरेक्शन जरूर दिखाएंगे, कहाँ काटेगा ये, फोकस पे। ठीक है, और दूसरी लाइट पता है आपको, सी से पास करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, हम इसको पीछे एक्सटेंड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ बनेगा। ठीक है, मेंशन कर देंगे सारी नेमिंग A B। ये इमेज डॉटेड होना चाहिए। ठीक है ना, ये इमेज बनाए तो डॉट डैश डैश लगा लेते हैं।
ए बी, ठीक है। रे की डायरेक्शन सारी मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।